डिसकंटिन्यू हो गया था, तो हम लोग बात कर रहे थे गन्ने का जूस का मशीन। गन्ने का जूस का मशीन एकदम स्पर गियर का फीलिंग देता है। स्पर गियर में पूरा लाइन टू लाइन कांटेक्ट होता है। अब आते हैं दूसरे टाइप का गियर में, जिसे कहते हैं हम लोग हेलिकल गियर। ठीक है, हेलिकल गियर में हम लोग जो टीथ कट करेंगे वो शाफ्ट के कुछ एंगल पर होगा। इससे क्या होगा, एंगल से कट करने पर जो दो गियर आपस में मैश करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट कांटेक्ट होगा दोनों के बीच में, फिर ये पॉइंट कांटेक्ट लाइन कांटेक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर ये लाइन कांटेक्ट ब्रेक होकर के फिर से ये पॉइंट कांटेक्ट पे डिसंगेज होगा। यहाँ पर कोई सडन डिसंगेजमेंट नहीं हो रहा है, सडन डिसंगेजमेंट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर स्लोली डिसंगेज हो, पहले पॉइंट कांटेक्ट फिर लाइन फिर ऐसे जा रहा है, तो जिस कारण से सिग्मा इम्पैक्ट बहुत उतना ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जैसे शुरुआत वाले केस में जो मेरा फोर्स लग रहा था वो डाउनवर्ड की ओर लग रहा था और यही फोर्स इसको घुमा रहा था, यानी यही फोर्स इसको टॉर्क दे रहा था। यहाँ पर क्या है कि जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस टीथ के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। तो इस एफ का जो साइन वाला जो कंपोनेंट होगा वो तो हमारा एक्सियल थ्रस्ट देगा, और जो कॉस वाला कंपोनेंट होगा वो क्या देगा, टॉर्क देगा। तो ये एक्सियल थ्रस्ट जो है हमारा, ये अनवांटेड है, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये क्या कर रहा है कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो हमको इसको रिड्यूस करना है या इसको ज़ीरो करना। सिग्मा इम्पैक्ट जो है, यहाँ सिग्मा इम्पैक्ट तो ज़ीरो है, लेकिन एक नया प्रॉब्लम जो राइज हो रहा है वो एक्सियल थ्रस्ट का है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डबल हेलिकल गियर को यूज़ करते हैं। डबल हेलिकल गियर यूज़ करने से क्या होगा कि दोनों साइड दो अपोजिट गियर्स का मतलब दो अपोजिट टीथ एक ही मतलब राइट हैंड हेलिक्स और लेफ्ट हैंड हेलिक्स एक ही गियर में प्रेजेंट होगा, जिससे दोनों एक्सियल थ्रस्ट आप एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और इवन टॉर्क का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी बढ़ जाएगा और टॉर्क भी हमें ज़्यादा मिलेगा। तो इसको क्रिएट करने में हमें मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बार कटर मेरा ऐसे टर्न लेगा फिर ऐसे टर्न लेगा, तो इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यह हाई पावर ट्रांसमिशन के केस में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे ट्रक वगैरह में। तो क्या होता है कि जब मिलिंग कटर जो है टर्न लेता है तो बीच में से कुछ स्पेस खाली बच जाता है, हॉलो स्पेस। तो इस तरह के गियर को हम लोग इंडस्ट्री में जब जाओगे जैसे, तो वहाँ पर इसको हियरिंग बोन गियर के नाम से जाना जाता है, हियरिंग बोन गियर्स। ठीक है, तो ये था गियर का कहानी। और अच्छा, और भी है, अभी क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। अगर दो शाफ्ट इंक्लाइंड हो तो जनरेटिंग लाइन उनके बीच में हम थोड़ा सा इंक्लाइंड अब मानेंगे, और उस इंक्लाइंड लाइन को दोनों शाफ्ट के अबाउट रोटेट करा देंगे, तो कोनिकल प्रोफाइल्स बनेगा, जिस पर हम प्योर रोलिंग को इमेजिन कर सकते हैं। अब ये कोनिकल प्रोफाइल में भी, अब यहाँ इस तरह के गियर को हम लोग बोलते हैं जहाँ एक्सिस और शाफ्ट इंक्लाइन हो, तो उसको बोलते हैं बेवल गियर। अब बेवल गियर के दो प्रकार हैं, वही स्ट्रेट टीथ बेवल गियर, इंक्लाइन टीथ बेवल गियर। ये स्ट्रेट टीथ बिल्कुल स्पर की तरह सेम होता है, इंक्लाइन टीथ आपका हेलिकल की तरह सिमिलर होता है, सिग्मा इम्पैक्ट ज़ीरो होता है, ग्रेजुअल इंगेजमेंट इंगेजमेंट होता है, स्लाइट एक्सियल थ्रस्ट यहाँ होता है। अब यहाँ पे एक नया तरह का गियर होता है जिसको बोलते हैं, जो अगर दो परपेंडिकुलर शाफ्ट को, अगर शाफ्ट इंक्लाइंड है, अगर वो परपेंडिकुलर हो जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये गियर है और ये गियर है, तो ये सिमेट्रिक गियर है, तो ये क्या करेगा कि ये ओमेगा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह के गियर को बोलते हैं माइट्रे गियर, जहाँ ओमेगा का रेशियो 1 होता है। रोटेशन इज चेंज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब एक्सिस ऑफ शाफ्ट नेदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, तो ये हो जाएगा स्क्यू शाफ्ट, स्क्यू लाइंस हो जाएगा। स्क्यू लाइन में अगर हम जैसे इसको इसके अबाउट स्क्यू लाइंस बनेगा जब, तो इसको थोड़ा इमेजिन करना डिफ़िकल्ट है यहाँ पर, लेकिन जैसे दो स्क्यू लाइंस है, ठीक है, तो इसको जब इसके अबाउट अगर घुमा देंगे तो एक हाइपरबोलाइड प्रोफाइल बनेगा। यहाँ पर थोड़ा दिखाना मुश्किल है, इसको मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो हाइपरबोलाइड कुछ इस तरह का प्रोफाइल बनेगा, जहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पर प्योर रोलिंग मोशन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्लाइडिंग भी होगा कुछ। ये प्योर रोलिंग के साथ साथ कुछ स्लाइडिंग भी होगा, जैसे गियर आगे जाएगा प्योर रोलिंग मोशन एट ऑल इज़ नॉट पॉसिबल है। रोलिंग प्लस स्लाइडिंग होगा, जिस कारण से यहाँ हाई हीट जनरेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जब, एक
मिनट कहीं हाई एक्सेलरेशन होगा, लिब्रिकेशन यहाँ पे ज़रूरी हो जाएगा। तो एक इसी में एक गियर आता है हमारा वार्म गियर एंड वार्म एंड व्हील गियर। ये क्या होता है वार्म एंड वार्म व्हील गियर? ये कुछ इस तरह का होता है, और यहाँ पर हम सिंगल, ऐसा नहीं जैसे गियर और पिनियन में क्या होता है कि हम गियर को भी रोटेशन दे सकते हैं, पिनियन को भी रोटेशन दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम रोटेशन गियर वार्म को देंगे और वार्म व्हील रोटेट करेगा। हम लोग वार्म व्हील को रोटेशन दे के वार्म को रोटेट नहीं करा सकते, क्योंकि जो वार्म का जो हेलिक्स एंगल होता है वो 60 से 65 डिग्री होता है, वेयर एज वार्म व्हील का जो हेलिक्स एंगल होता है वो 30 से 35 डिग्री का होता है। हाई हेलिक्स एंगल होने के कारण ये फ्रिक्शन को ईजिली ओवरकम कर सकता है, वेयर एज वार्म व्हील फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर सकता। तो यहाँ सेल्फ लॉकिंग फिनोमेना होता है, मीन्स एक ही डायरेक्शन में हम वेलोसिटी को ले सकते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में हम गियर और पिनियन में दोनों पॉसिबिलिटी था, गियर को भी रोटेट कराओ, पिनियन को भी रोटेट कराओ, तो इसीलिए इसे सेल्फ लॉकिंग कहते हैं। अब वेलोसिटी रेशियो यहाँ काफ़ी हाई अचीव किया जा सकता है, 10:150। कैसे अचीव करेगा वो थोड़ी देर में बताते हैं। नॉर्मल गियर्स में ये अचीव करना थोड़ा मुश्किल है 10-20 का रेशियो लेने के लिए। अगर हमको 10:1 का रेशियो लेना है तो हमको अपने गियर का जो रेडियस है वो 100 और 10 पिनियन का लेना पड़ेगा, तो बहुत इनर्शिया बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। वार्म में क्या होता है कि 360 डिग्री के रोटेशन में अगर सिंगल स्टार्ट वार्म है तो एक टीथ मूव करेगा, तो 20 टीथ को घुमाने के लिए हमको 20 रोटेशन देना पड़ेगा। तो 20 रोटेशन पर एक 20 अगर एक वार्म व्हील पर 20 टीथ है और एक टीथ को घुमाने के लिए हमको वार्म व्हील में 20 रोटेशन देना पड़ेगा, सॉरी एक टीथ को घुमाने के लिए हमको 360 डिग्री का रोटेशन देना पड़ रहा है। तो 20 टीथ को घुमाने के लिए मीन्स वार्म व्हील का एक रोटेशन वार्म के 20 रोटेशन के बराबर है। तो 20:1 का यहाँ से वेलोसिटी रेशियो अचीव हो जाएगा। तो देखिए कितना हाई वेलोसिटी रेशियो यहाँ से अचीव हो रहा है। तो हाई वेलोसिटी रेशियो अचीव होने के कारण चूँकि आउटपुट में वेलोसिटी कम है, वार्म व्हील का वेलोसिटी तो 1 है, वार्म का वेलोसिटी 20 है, तो इसके कारण टॉर्क T1 ω1 T2 ω2 कांस्टेंट होगा। चूँकि आउटपुट में टॉर्क यानी वार्म व्हील में जो ओमेगा है वो कम है, तो टॉर्क बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। इस कारण से इसे हम लोग बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। जैसे छोटा इट इज़ एप्लीकेबल हर उस जगह वेर यू वांट टू गेट वेरी स्मॉल मोड, मतलब हर उस जगह जहाँ पे एक छोटा सा मोटर लगा करके बहुत बड़ा वर्क करना है, तो वहाँ पर हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ मतलब एप्लीकेशन है इसका, ओवरहेड क्रेन्स में यूज़ कर सकते हैं, टॉय कार में यूज़ कर सकते हैं, इवन गिटार के आप पीछे देखोगे तो वो वार्म एंड वार्म व्हील होता है, तभी तो आप नॉर्मली स्ट्रिंग को कसने का कोशिश अगर करेंगे तो वो हम नहीं कस पाएंगे, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ वार्म एंड वार्म व्हील पीछे लगा रहता है वो वार्म एंड वार्म व्हील, वो काफ़ी हाई टॉर्क प्रोवाइड करता है जिससे वो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाता है। वहीं हमारा टॉय कार में भी वही चीज़ रहता है, वार्म एंड वार्म व्हील रहता है। तो कुछ ये एप्लीकेशन है। और अब आते हैं हम लोग गियर के टर्मिनोलॉजी पे। ये